कभी कभी एक छोटा आइडिया दो जुनूनी दिमागों से मिलकर एक ऐसी क्रांति बन जाता है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। 1960 के दशक की शुरुआत थी। एक तरफ जापानी शूज को अमेरिकन मार्केट में लाने का सपना लिए एक लड़का अमेरिका में घूम रहा था और दूसरी तरफ एक कोच अपने एथलीट के लिए परफेक्ट शूज बनाना चाहता था। जब इन दोनों के रास्ते टकराए तो जन्म हुआ एक ऐसे सफर का जो आगे चलकर नाइकी जैसा दिग्गज ब्रांड बन गया। इस कहानी में फ्रेंडशिप थी, पार्टनरशिप थी, धोखा था और शुरुआत थी एक ऐसे कंपनी की जो एक कार के ट्रंक से शुरू होकर करोड़ों लोगों के पैरों तक पहुंची। ये है नाइकी की कहानी। फिल नाइट का जन्म 1938 में पोर्टलैंड यूएसए में हुआ। उनके पिता एक न्यूज़पेपर पब्लिशर थे और वो चाहते थे कि फिल अपनी पहचान खुद बनाए, इसलिए वो उन्हें आसानी से पैसे नहीं देते थे। इसलिए बचपन से ही फिल छोटे मोटे काम करके अपने सपनों के लिए पैसे इकट्ठा करने लगे। वो अपने स्कूल टाइम से ही अपने भविष्य को लेकर हमेशा चिंता में रहते थे। 1955 में फिल यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन में जर्नलिज्म की पढ़ाई शुरू करते हैं। कॉलेज की समय ही फिल पर एथलीट बनने का जुनून सवार हो जाता है और वो इसके लिए कड़ी मेहनत करने लगते हैं और यहीं पर उनकी पहली मुलाकात महान ट्रैक कोच बिल बोरमैन से होती है, जो बाद में फिल के बिजनेस पार्टनर बने। लेकिन इसकी बात हम बाद में करेंगे। बिल बोरमैन एक फेमस अमेरिकन कोच थे जिन्होंने कई ओलंपिक एथलीट्स को रनिंग की ट्रेनिंग दी थी। फिल उन्हीं से मिड डिस्टेंस रनिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं और उन दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। 1959 में फिल अपनी जर्नलिज्म की डिग्री पूरी करते हैं, लेकिन कॉलेज के बाद उनका एथलीट बनने का जुनून खत्म हो जाता है और वो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंता में रहने लगते हैं। इसके बाद वो आर्मी में भर्ती होते हैं, लेकिन सिर्फ एक साल बाद वो सेना की नौकरी छोड़ देते हैं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेते हैं। वहाँ पढ़ते हुए उनके मन में एक विचार आता है जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। देखो, उस समय दो जापानी कैमरा कंपनियां निकॉन एंड कैनन ने जर्मन मार्केट में अपनी अच्छी पोजीशन बनाई थी। तो फिल सोचते हैं कि क्या रनिंग शूज के साथ भी ये हो सकता है। अब उस समय दो जर्मन कंपनियां एडिडास एंड प्यूमा के रनिंग शूज का अमेरिकन मार्केट पर बहुत मजबूत कब्जा था। फिल इस पर रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि जापानी शूज ब्रांड्स कुछ नए शूज डिजाइन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वहाँ शूज बनाना अमेरिका से बहुत सस्ता भी है। तो फिल डिसाइड करते हैं कि जापानी शूज को वो अमेरिका में इंपोर्ट करेंगे। शूज इंपोर्ट करने के इस बिजनेस आइडिया को फिल क्लास में डिस्कस करते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, लेकिन कोई भी उनको सीरियसली नहीं लेता। वो जानते थे कि ये सब अकेले करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो जापान में किसी को नहीं जानते थे जिसके साथ कांटेक्ट करके वो शूज को अमेरिका में इंपोर्ट कर सके और उन्हें सेल्स की ना कोई जानकारी थी ना कोई एक्सपीरियंस था। डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी फिल इसी ख्यालों में खोए रहने लगे, लेकिन उनके हाथ एक भी मौका नहीं आ रहा था। बहुत सोचने के बाद फिल डिसाइड करते हैं कि मौके का इंतजार करने से बेहतर वो खुद ही रिस्क लेंगे और वो एक दोस्त के साथ मिलकर वर्ल्ड टूर करने का प्लान बनाते हैं। एक्चुअली उनके दिमाग पर जापानी शूज को अमेरिकन मार्केट में लाने का जुनून सवार था, इसलिए वो यात्रा के दौरान जापान जाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उन्हें देखना था कि उनका ये शूज इंपोर्ट करने का पागलपन भरा विचार हकीकत में बदल सकता है या नहीं। वो अपने फ्रेंड के साथ यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन यात्रा के बीच उनके फ्रेंड को एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है और फिल आगे की यात्रा अकेले तय करने का फैसला करते हैं। जापान पहुंचने के बाद फिल का ध्यान एक खास रनिंग शूज खींच लेता है। वो शूज टाइगर ब्रांड का था और ओनित्सुका नाम की कंपनी ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की थी। वो शूज बेहतर डिजाइन के साथ बहुत ही सस्ते और हाई क्वालिटी के थे। फिल को वो शूज बहुत पसंद आते हैं, इसलिए वो शूज ब्रांड के मालिक को फोन करके एक मीटिंग अरेंज करते हैं। ठीक उसी समय ओनित्सुका के मालिक भी अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ रहे थे, इसलिए वो भी मीटिंग के लिए हाँ कर देते हैं। मीटिंग से पहले फिल जापानी व्यापारियों के साथ कैसे बात करते हैं इसका अभ्यास करते हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई एक्सपीरियंस था ना कोई स्पेशलिटी थी, लेकिन फिर भी वो एक अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर बनकर मीटिंग अटेंड कर रहे थे। कॉलेज के समय उन्होंने शूज के बारे में काफी रिसर्च की थी, इसलिए वो मीटिंग में कई सारे सवालों के जवाब दे पा रहे थे। लेकिन उनमें से एक अधिकारी फिल को उनकी कंपनी का नाम पूछते हैं और फिल हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई कंपनी थी ना उन्होंने कभी इसके बारे में कुछ सोचा था। फिल की धड़कनें तेज हो जाती है।
तब सडनली उनको उनके घर के दीवार पर लगी ब्लू रिबन्स की याद आती है और वो सडनली कहते हैं, जेंटलमैन, मैं ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी की तरफ से आया हूँ। वो अचानक ही कंपनी का नाम बोल देते हैं और मौके पर ही कंपनी का नाम बनाने के बाद फील का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तब ओनित्सुका के अधिकारियों को वो अमेरिकन मार्केट के बारे में बताते हैं और जापानी शूज अमेरिकन शूज से कितने अलग है ये समझाते हैं। वो सब फील से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और फील के सामने अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पार्टनर बनने का प्रस्ताव रखते हैं। फील इसे एक्सेप्ट करते हैं और $50 एडवांस देकर कुछ शूज सैंपल अमेरिका भेजने के लिए कहते हैं और वो अपने घर वापस लौट आ जाते हैं। फील बहुत खुश थे क्योंकि उनका सपना अब हकीकत में बदलने वाला था। लेकिन घर आने के बाद एक के बाद एक करके 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन जापान से वो शूज सैंपल नहीं आते। तब उनके पिताजी उन्हें समझाते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है एंड उनके $50 कब के डूब चुके हैं और अब उन्हें इस पागलपन को छोड़ देना चाहिए। ये सब सुनकर फील बहुत उदास हो जाते हैं और अकाउंटेंट के रूप में काम करने लगते हैं। तभी अचानक एक दिन उनके दरवाजे पर जापान से 12 जोड़ी शूज आ जाते हैं। इससे फील बहुत खुश होते हैं और वो शूज लेकर उनके पुराने कोच बिल बोरमैन के पास चले जाते हैं क्योंकि बोरमैन को शूज की अच्छी नॉलेज थी। वो उनके स्टूडेंट्स के शूज खोलते थे और उसमें माइनर से चेंज करके शूज को और बेहतर बनाते थे। फील ने दिखाए हुए शूज बोरमैन को इतने पसंद आते हैं कि वो फील के बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। वो दोनों प्रति $500 इन्वेस्ट करते हैं और कुछ ही दिनों में जापान से उनका 300 जोड़ी शूज का शिपमेंट आ जाता है। लेकिन फील के सामने अभी भी एक समस्या थी। उनके पास शूज बेचने के लिए ना कोई जगह थी ना कोई दुकान था। तो फील खुद ही वो शूज बेचने का फैसला करते हैं और वो शूज गाड़ी की डिक्की में रखकर रनिंग ट्रैक्स और स्पोर्ट्स क्लब में जाकर शूज बेचने लगते हैं। करीब 3 महीनों में वो सारे शूज बेच देते हैं और कुछ सेल्समैन को नौकरी पर रख लेते हैं। 1 साल के अंदर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स करीब $8,000 के शूज बेचती है और बैंक लोन लेकर फील अपना पहला स्टोर खोलते हैं। देखो, जापान से जो शूज का शिपमेंट आता था उनमें से कुछ शूज को बोरमैन फाड़ कर देखते कि इसे कैसे डिजाइन किया गया है और इसे बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चेंजेस करने होंगे। इसके नोट्स बनाकर जापान के निर्माताओं को भेजते थे और अगला शिपमेंट उसी के आधार पर आ जाता था। बोरमैन अब ओनित्सुका के लिए एज अ डिजाइनर भी काम कर रहे थे। बोरमैन एथलीट्स के फीडबैक से नए डिजाइन पर काम करते और फील मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन संभालते। ये वो दौर था जब दोनों की टीम वर्क, डेडिकेशन और जुनून ने उनकी एक छोटी सी पार्टनरशिप को एक कंपनी का रूप देना शुरू किया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उस समय बोरमैन ने कॉर्टेज नाम का एक शूज डिजाइन किया जो बहुत ही फेमस हुआ और अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकने लगा। इससे ब्लू रिबन को भी बूस्ट मिला और उनकी सेल्स भी तेजी से बढ़ गई। इसके चलते 1969 तक ब्लू रिबन ने कुल मिलाकर $3 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया था। यहाँ तक ब्लू रिबन और ओनित्सुका के बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन ओनित्सुका को लगने लगता है कि फील की कंपनी बड़ी नहीं है और वो पूरे अमेरिका में शूज नहीं बेच सकती। जब ये बात फील को पता चलती है तो वो जोखिम उठाते हैं और 20,000 जोड़ी शूज का शिपमेंट उनके ब्लू रिबन के ईस्ट कोस्ट ऑफिस पर भेजने के लिए कहते हैं। बट इन रियलिटी फील के पास उस समय वहाँ पर दूसरा कोई ऑफिस नहीं था। शिपमेंट आने तक वहाँ पर ऑफिस बनाने के लिए वो इन्वेस्टर्स ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई भी ये रिस्क नहीं ले रहा था। तब उनके एक एम्प्लॉय के माता पिता उनकी जरूरत को समझते हैं और उनकी लाइफ की सारी सेविंग्स लगभग $8,000 ब्लू रिबन में लगा देते हैं। यहाँ तक फील ओनित्सुका की हर बात मान लेते और पैसों की कमी के कारण उन पर नया खतरा आ जाता, क्योंकि अब तक फील को लगता था कि उनकी भलाई जापानी कंपनी के साथ मिलकर काम करने में ही है। लेकिन अब एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। ओनित्सुका अब उनको टाइम टू टाइम शूज भेजना बंद करती है। शिपमेंट में भी देरी होने लगती है और बिल बोरमैन के डिजाइन्स को भी वो इग्नोर करने लगते हैं। ये चिंता कहीं ना कहीं फील को खाने लगती है और वो ओनित्सुका के साथ एक मीटिंग अरेंज करते हैं। मीटिंग में ओनित्सुका के एक अधिकारी शोजी कितामी आए थे। फील उन्हें एक सर्वे दिखाते हैं जिससे पता चलता है कि 70% अमेरिकन रनर के पास जापानी शूज है। कोच बोरमैन ने डिजाइन किए हुए कॉर्टे शूज अमेरिका में सबसे ज्यादा बिके हैं और अमेरिका में ओनित्सुका का नाम सिर्फ ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी की बदौलत है। लेकिन कितामी कहते हैं कि जापानी शूज की सेल उतनी तेजी से नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए और वो ब्लू रिबन से नाखुश है। ये सब बोल के कितामी मीटिंग रूम से बाहर चले जाते हैं।
जब कितामी मीटिंग रूम से बाहर चले जाते हैं तो फिल उनका ब्रीफकेस खोलकर देखते हैं। तब उनको पता चलता है कि ओनित्सुका पहले जापान में शूज डिस्ट्रीब्यूट करता है और बचा हुआ सामान अमेरिका भेजता है और उसमें नए 18 अमेरिकन शूज डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक लिस्ट और अपॉइंटमेंट का लेटर मिल जाता है। फिल को ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ओनित्सुका उनको धोखा दे रहा है और अमेरिका में नए शूज डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ रहा है। लेकिन दरअसल कितामी के मन में ब्लू रिबन की सफलता देखकर लालच आ गया था और वो ब्लू रिबन को खरीदना चाहता था। कितामी मीटिंग रूम में वापस आते ही फिल उन्हें नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में पूछते हैं तो कितामी कहते हैं कि वो ब्लू रिबन का 51% हिस्सा खरीदना चाहते हैं और अगर फिल अपनी कंपनी उन्हें नहीं बेचेंगे तो वो फिल को छोड़कर नए बिजनेस पार्टनर के साथ डील करेंगे। फिल अपनी कंपनी उन्हें बेचने से इनकार कर देते हैं और अमेरिका वापस आ जाते हैं। उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। जब फिल और बोरमैन इस सदमे से बाहर निकलते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनकी दुनिया इसे के साथ खत्म नहीं हो जाएगी और ये उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि बोरमैन ने डिजाइन किए हुए कॉर्टेज शूज अमेरिका में सबसे ज्यादा बिके थे। उनके पास शूज बनाने का बिजनेस आइडिया भी था। तो वो सोचते हैं कि ओनित्सुका के साथ काम करने के बजाय वो अपनी खुद की शूज कंपनी शुरू करेंगे तो उन्हें जापान से आने वाली शिपमेंट का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों अपने कुछ एम्प्लॉयज को इकट्ठा करके खुद के शूज बनाने पर काम शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले उन्हें कंपनी के लिए एक नाम चाहिए था। तो फिल सुझाव देते हैं कि कंपनी का नाम डायमेंशन 6 होगा, लेकिन किसी को ये नाम उतना पसंद नहीं आता। तब उनके एक टीम मेंबर कहते हैं कि उनके सपने में एक देवी आई थी तो उनके नाम पर हम कंपनी का नाम नाइकी रखते हैं। फिल को अचानक से विजय की देवी अथीना नाइकी का मंदिर याद आता है और सबको ये नाम पसंद भी आता है। वो एक ग्राफिक डिजाइनर स्टूडेंट से सिर्फ $35 में कंपनी के लिए शूज का लोगो बनाते हैं। फिल कुछ शूज निर्माताओं को भी ढूंढ लेते हैं जो कम कीमत पर ओनित्सुका से बेहतर शूज बना सकते थे। सब अरेंज होने के बाद फिल अपने सभी कर्मचारियों की एक बैठक बुलाते हैं और बताते हैं कि अब हम ओनित्सुका के पार्टनर नहीं रहे और हम खुद के दम पर शूज प्रोडक्शन करेंगे और इस कंपनी को हम नाइकी कहेंगे। वो आगे कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा समय ना होने के कारण हम बिना देरी किए ये सब कुछ कर रहे हैं। वो मीटिंग टेबल की तरफ देखते हैं तो सभी कर्मचारियों के सर झुके हुए थे और लग रहा था कि उन सभी ने हार मान ली है। फिल उन्हें मोटिवेट करने के लिए कहते हैं कि हम इसी पल का ही तो इंतजार कर रहे थे। हमने ओनित्सुका से बहुत कुछ सीख लिया है और अब हम उनका साथ छोड़कर अपनी खुद की कंपनी शुरू करेंगे। उनके इस भाषण से सबका मूड बदल जाता है और उन्हें लगने लगता है कि ये हमारी कंपनी का अंत तो बिल्कुल नहीं है। और 1971 में ब्लू रिबन कंपनी ऑफिशियली नाइकी बन जाती है। 1972 के ओलंपिक में नाइकी अच्छा परफॉर्म करती है जिससे नाइकी को वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर मिलता है और उनका सेल $1 मिलियन के पार हो जाता है। 1976 में नाइकी का रेवेन्यू $14 मिलियन हो जाता है और केवल एक वर्ष में डबल हो जाता है। 1977 में $28 मिलियन के साथ फिल ने दुनिया भर में नए कारखाने खोले और स्पोर्ट्स के साथ साथ नाइकी बहुत जल्द फैशन स्टेटमेंट बन गया। नाइकी के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक सुबह फिल को एक लेटर मिलता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। ये यूएस कस्टम सर्विस का एक बिल था जिसमें कहा गया था कि नाइकी पर $28 मिलियन का बकाया है। पहले फिल को लगता है कि किसी ने उनके साथ मजाक किया है, लेकिन कुछ फोन कॉल्स करने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि ये बिल असली है। फिल को इससे बड़ा सदमा लगा क्योंकि अगर वो ये बिल पेड करते तो कंपनी का दिवाला निकल जाता और कंपनी बंद हो जाती। इसलिए वो अपने सबसे अच्छे वकील को बुलाते हैं और कस्टम सर्विस के खिलाफ लड़ने का फैसला करते हैं। 3 वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद सरकार उनका बिल कम करके $9 मिलियन करती है। इन 3 साल की लड़ाई के दौरान उनकी सेल्स $440 मिलियन पर पहुंच गई थी, तो वो सरकार के साथ समझौता करके बात को निपटा देते हैं। 1980 में नाइकी पब्लिक कंपनी बन गई और इसी के साथ फिल के अकेले के पास कंपनी के 46% शेयर्स आ गए और वो बहुत अमीर आदमी बन गए। इसके बाद नाइकी और भी बड़ा ब्रांड होता गया। फिल ने 2 चीनी कारखानों के साथ डील की जिससे नाइकी चीन में व्यापार करने वाली पहली अमेरिकन शूज कंपनी बन गई। कंपनी की ब्रांडिंग करने के लिए उन्होंने कई एथलीट्स के साथ डील की, लेकिन उनका सबसे ज्यादा फायदा माइकल जॉर्डन इस एथलीट्स के साथ स्पॉन्सरशिप डील करने से हुआ। जैसे जैसे जॉर्डन स्टारडम की ओर बढ़े वैसे वैसे उनकी शू लाइन एयर जॉर्डन ने $100 मिलियन कमाए। इसके चलते 1986 में नाइकी अमेरिका में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड बन गया। हालांकि 40 साल बाद 2004 में फिल ने CEO पद से रिजाइन कर दिया।
फील नाइट की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सही समय का इंतजार करने के बजाय हमें खुद ही मौके बनाने पड़ते हैं। बिना किसी एक्सपीरियंस, बिना किसी सपोर्ट के, बस अपने जुनून और विश्वास के दम पर उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स बैंड खड़ा कर दिया। तो अगर आपके पास भी कोई सपना है, कोई पागलपन भरा आइडिया है, तो इंतजार मत करो, बस आगे बढ़ो और कर डालो, या नाइकी की शब्दों में जस्ट डू इट।